हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा कल हमने पद्य भाग का पहला जो चैप्टर देखे है ना, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके अर्थग्रहण संबंधी जो काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। इसके अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर जो है उनको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो एक साथ देखेंगे। तो आज हम लोग काव्य पाठ का सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे आलोक धनवा जी का, ठीक है। तो आलोक धनवा जी के संबंध में आप देखिए तो आलोक धनवा जी की जो जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। उसके बाद जो इसकी जो रचना जो है उसकी रचना का विश्लेषण करेंगे यहाँ पे। तो आलोक धनवा जी का जन्म जो है 2 जुलाई 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। ये हिंदी के एक प्रसिद्ध जन कवि माने गए थे। इनका शिक्षा जो था वो स्वाध्याय था। रचनाओं की बात किया जाए तो दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो, पोस्टर, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटी आदि महत्वपूर्ण उसकी रचना हुई थी। साहित्य में स्थान की अगर बात किया जाए तो आलोक धनवा जी की जो साहित्यिक जो रचना जो है, साहित्यिक स्थान जो है वो नई पीढ़ी के लिए एक हस्ताक्षर कहलाने वाले जनकवि माने गए थे। आलोक धनवा को जनता की आवाज़, जनता के लिए सृजन कार्य किया। इन्हें पहल सम्मान नागार्जुन सम्मान, फिर आगे गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार मधुर सम्मान, प्रकाश जन इसमें सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अब उसकी रचना देखिए यहाँ पे। तो इसकी जो रचना जो है हमारे जो काव्य पाठ में जो है पतंग, ये ठीक है। तो इस काव्य की जो है संक्षिप्त एक परिचय देख लेते हैं कि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता में प्रकृति में जो ऋतु परिवर्तन, ऋतु यानी मौसम के जो परिवर्तन के साथ बाल मनोचित में होने वाली परिवर्तन का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें वर्षा ऋतु की जो घनघोर वर्षा के पश्चात हिंदी पंचांग में आने वाले माह भादो मास में जो प्रकृति का जो प्रातःकालीन सूर्योदय काल का जो मनमोहक जो दृश्य जो होता है उसका चित्रण किया गया है। ऐसे वातावरण में बाल सुलभ क्रियाकलापों में उमंग, उत्साह, जोश दिखाई पड़ता है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन भी न केवल प्रकृति को चमकीला करता है अपितु बच्चों को भी खेलने कूदने के लिए अर्थात पतंग उड़ाने, साइकिल चलाने, इशारे से अपने मित्रों को आमंत्रित करने के उत्प्रेरित करना आदि कई ऐसे तथ्यों को यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं यहाँ पे इसकी रचना के आधार पे जो है अपनी कवि ने क्या कहा है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। भादो जो है वो एक मास, एक महीना का नाम है, ठीक है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये पहला पंक्ति रहा, ठीक है। इस पंक्ति का आशय आप देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कवि जो है अपनी काव्य पाठ के आधार पर जो है या रचना के आधार पर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबसे तेज बौछारी गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए, ठीक है। तो इस कविता के आधार पर यहाँ पर वर्षा ऋतु के पश्चात जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो दो ऋतुओं की जो संधि काल में होने वाली जो प्राकृतिक परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, प्रकृति में होने वाला जो बदलाव जो होते हैं, साथ ही बाल मनोचित होने वाले जो प्रभाव जो होते हैं उसके मनोहारी चित्रण किया गया है। इस पंक्ति के आधार पर कवि कहते हैं कि तेज घनघोर वर्षा का भादो मास बीतने के साथ, सबसे तेज बौछारी गई भादो गया मतलब तेज वर्षा होने वाली जो मौसम जो है या महीना जो है उसके बीतने के बाद वर्षा ऋतु चली गई और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ, जिससे सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज खरगोश की आंखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहा गया कि सबसे तेज बौछारी गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा।
अर्थात कवि कहने का मतलब यह है कि तेज घनघोर वर्षा का भादो मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ, जिससे सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज खरगोश की आंखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब स्वच्छ चमकीले प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। साइकिलों की घंटी से और इशारों से बच्चे अपने मित्रों को प्रकृति का आनंद लेने का आमंत्रण देते हैं। शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, पंक्ति में कहा भी गया है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात साइकिल की घंटी और इशारों से बच्चे अपने मित्रों को प्रकृति का आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए निमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं। शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को किलकारियाँ करते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगी पतंगों को देखकर लगता है रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है। ठीक है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ने वाले जो रंग बिरंगे पतंगों को देखकर कि लगता है रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही साथ जो होते हैं वर्षा काल जब समाप्त हो जाती है तो समाप्त होने की स्थिति में पूरे आसमान जो होते हैं एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, नीला। उस आकाश में अगर पतंगे उड़ाते रहते हैं, रंगी बिरंगी पतंगे जब उड़ते रहते हैं तो ऐसा एहसास होता है मानो कि वहाँ पर जो है वो तितलियाँ उड़ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। सबसे तेज बौछारी गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अर्थात कवि कहते हैं कि तेज घनघोर वर्षा का भादो मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ, जिससे सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज खरगोश की आंखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अर्थात स्वच्छ चमकीले प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। साइकिल की घंटी से और इशारों से बच्चे अपने मित्रों को प्रकृति का लेने का निमंत्रण देते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है जैसे कोई मुलायम वस्तु। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को एकत्र करते हैं। पतले कागज़ और बांस की पतली लकड़ी से बनी इस पतंग को बच्चे जो है सीटियाँ बजाते हुए, किलकारियाँ करते हुए, ठीक है, किलकारियाँ करते हुए, चिल्लाते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगी पतंगों को देखकर लगता है रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है। ठीक है, ये रहा आपका पहला पंक्ति। इस पंक्ति के आधार पे जो है यहाँ पे कवि ने विशेष टाइम बताइए कि इस कविता में जो है बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें उपमा, अनुप्रास, श्लेष, मुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा की बात किया जाए तो खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और साथ ही लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया हुआ है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं,
डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने की से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों को धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ठीक है, तो पतंग में बेटा ये जो सेकेंड जो काव्य जो है सेकेंड पंक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से सुनेंगे और समझने के लिए जो है आपको अपना जो पुस्तक है या अनुशीलन नवोद अनुशीलन जो दिग्दर्शिका अगर आपके पास है या नहीं है तो उसको जुगाड़ कर लीजिए, बुक डिपो से खरीद लीजिए और वहाँ पर देख कर उनको जैसे यहाँ पे लेक्चर जो है उसको अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कविता के आधार पर यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि कवि ने बेसुध होकर पतंग उड़ाते हुए बच्चों की जो रोमांचकारी जो क्रियाकलाप है अर्थात गतिविधियाँ जो है उसका बड़े ही मनोहारी वर्णन किया हुआ है। तो देखिए इस पंक्ति के आधार पर कवि क्या कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर जो होता है बड़ी कोमल मुलायम होता है, ऐसा लगता है कि मानो वे जन्म से ही अपने साथ कपास रुई लेकर आए हैं, मतलब कोमलताएं लाई हुई है। पृथ्वी गमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। उनमें खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि वे अपने बेचैन पैरों से दौड़ते हुए पृथ्वी की गोलाई नापना चाहते हैं, है ना। अपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब उसको पकड़ने का दौड़ो तो वो भड़बड़ भागते रहते हैं और इतना भागते रहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी को वो माप लेगा। मतलब एक तरीक़ा से जो होता है वो मानवीकरण किया गया है। वो छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो कभी आगे की पंक्ति के आधार पर कहते हैं कि अपनी कोमल मुलायम पैरों से चोट की चिंता किए बगैर बेसुध दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पैरों से छत भी मुलायम हो गई है। बच्चों के तीव्र पदचाप की ध्वनि आवाज़ चारों दिशाओं से सुनाई पड़ती है जो वाद्य यंत्र मृदंग से निकलने वाली मधुर ध्वनि का एहसास कराते हैं। ठीक है ना, कवि ने यहाँ पे कहा है कि छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब छोटे बच्चे जो होते हैं जब छत में तेज़ दौड़ते हैं तो उनको कभी ये एहसास नहीं होता कि उनकी पैरों में चुभन होगी, मतलब छतों को भी जो होता है एकदम नरम बनाते हुए वो किलकारी मारते हुए दौड़ते रहते हैं। और दौड़ने से जब उसकी पदचाप की ध्वनि जब आती है छतों से तो ऐसा लगता है मानो कहीं पर मृदंग बज रहा हो। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, मृदंग बज रहा हो। बच्चों का कोमल शरीर लचीला होता है, वे तेज गति से लहराते हिलते डुलते तथा झोंकों से दौड़ते हैं जो पेड़ की डालियों की तरह लगते हैं। झोंकों से मतलब किनारे जो होते हैं, छत के किनारे जो होते हैं वो झूलते रहते हैं, ऐसा लगता है मानो वहाँ पेड़ की डाली हो। जिस प्रकार से पेड़ की डाली हल्की होती है वैसे बच्चे भी हल्के होते हैं। बच्चे दौड़ते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुँच जाते हैं जो उन्हीं के शरीर से निकलने वाली जो रोमांचित मधुर धुन उन्हें बचाता है। कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे भी गिरने से बच जाते हैं। यह है आपका कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे दौड़ते हुए छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो उन्हीं के शरीर से निकलने वाली जो रोमांचित मधुर ध्वनि जो है या धुन जो है उन्हें बचाता है। कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे वे गिरने से बच जाते हैं और पुनः रोमांचित होकर अपने रुओं के सहारे आसमान में पतंग के साथ साथ उनका मनोबल उड़ने लगता है। मतलब उसके अंदर जो होती है या बच्चों में जो होते हैं डर का भाव बिल्कुल नहीं रहता है। इसीलिए जो होते हैं बच्चे जो होते हैं जब छत में पतंगबाजी करते रहते हैं तो बेसुध होकर जो होते हैं पतंगबाजी करते रहते हैं। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं बेटा देख के खेलना गिर जाओगे, ठीक है। लेकिन उनको ये सब चीज़ें जो होता है बेसुध होते हैं उनको एहसास नहीं होता और जो होते हैं बेसुध होकर बेखौफ होकर जो होते हैं वो पतंगबाजी छत के ऊपर करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो होते हैं जब वो खतरनाक किनारे मतलब ऐसे छत के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हीं के जो एहसास जो होता है रंध्र जो होते हैं नब्ज जो होते हैं वो उनको आगे से जाने से बचाते हैं कि आगे खतरा है और वो बच जाता है।
ठीक है। तो इस पंक्ति के आधार पर यहाँ पे जो है कवि ने बाल सुलभ का बड़े ही मनोहारित चित्रण किया गया है, जहाँ पे बच्चे को जो है कपास से तुलना किया गया है। इस कविता में जो है विशेष की बात किया जाए तो मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का बड़ी ही सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में जो है भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति भी है, मिश्रित शब्दावली है, पतंग को कल्पना के रूप में जो है वो चित्रित किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये तीसरा जो लाइन जो है या तीसरा पंक्ति जो देखिए यहाँ पे कि अगर भी कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस पंक्ति के आधार पर कवि ने गिरने से बचे बच्चों के दुस्साहस का वर्णन किया हुआ है। कवि कहता है कि बेसुध होकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे कभी गिरते हैं तो कभी छत की खतरनाक किनारों से भी बच जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कारण कि अगर वे कभी गिरते हैं तो है छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो कवि का कहने का अर्थ है कि बच्चे खेलते खेलते बेसुध होकर जब पतंग उड़ाने लगते हैं तो बच्चे कभी कभी गिर भी जाते हैं, तो कभी छत की खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो होता है बढ़ जाता है और वे निर्भीक होकर बिना डरे अगली सुबह पुनः चमकीले सूरज के सामने पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं। उत्साह और बेचैनी के साथ पृथ्वी को नाप लेने वाली तत्परता के साथ धरती हुए पतंग उड़ाते हैं। कारण कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात बेचैनों के साथ पृथ्वी को नाप लेने वाली तत्परता के साथ दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से जो है तुम्हारा जो सेकंड जो पंक्ति जो है सेकंड पार्ट जो है सेकंड काव्य जो है आपका पतंग नामक यह चैप्टर जो है इसकी जो काव्यांश ठीक है व्याख्या जो है वो पूरा हुआ। कल इसमें लिखेंगे हम लोग आगे एक गीत और पतंग दोनों का जो है उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर, ये महत्वपूर्ण है ना। इसकी जो व्याख्यान जो है वो केवल आपको समझना है, लेकिन आपको जो कापी जो तैयार करना है या नोट्स तैयार करना है, इनके अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर है उसकी तैयारी करना है। ओके, सो दैट्स ऑल, गुड डे।